हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। ठीक है। कल आई थिंक क्लास नंबर 4 में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट हमारे जितने भी एक्ट्स थे या फिर जो हमारी जर्नी थी एफएसएससीआई से रिलेटेड वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। 1916 से स्टार्ट होकर 2018 तक की जर्नी हमको कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है। जिसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट ईयर है और जो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो रखे हैं वो जो है डिस्कस किए हैं। और आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे जहाँ पर भी जो भी इवेंट हुए, जैसे 2016 का मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो जो भी फैक्ट्स है 10 साल पूरे होते हैं 2006 के एफएसएस एक्ट के बाद, तो वो हम आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने वहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया है। जो भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो मैं अल्टीमेटली डिस्कस कर दूंगी, बट एक क्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से एक टीचर को पढ़ाना पड़ता है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वो आगे आपको आज ही की क्लास में समझ में आएगा कि क्यों हमने सब कुछ पहले पढ़ रखा है, क्यों फूड चेन पहले पढ़ना पड़ा, क्यों हमने फूड जो क्या कहेंगे उसको, फार्मर्स वगैरह जो हमने पढ़ रखा था, स्टेक होल्डर्स एंड ऑल, वो क्यों पहले पढ़ रखा था हमने। तो ये पॉइंट आगे आपको काम आएंगे, इसीलिए मैंने उसको पहले ही पढ़ा रखा है। तो आज क्लास नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक कि भाई एफएसएस 2006 एक्ट बना। ठीक है, क्या बना? 2006 एक्ट बना। कौन से बिल के तहत? फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी बिल 2005 के तहत एक एक्ट बना। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऑल ओवर द इंडिया फूड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है या फूड से रिलेटेड जितने भी काम है, टेक्निकल रोल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, वो हैंडल करनी चाहिए। और इसी बात में 2006 में ये बात हुई थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनते बनते कौन सा साल आ गया? 2008 आ गया। 5 सितंबर, ठीक है, आपको लिखना है 5 सितंबर 2008 एज पर द सेक्शन 4 ऑफ एफएसएस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज पर द सेक्शन ऑफ, ठीक है, एज पर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 4, सॉरी, एज पर द, let me rub this, as per the section 4 of FSS Act 2006, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? क्या नाम है उसका? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मैंने ये कल कौन से मिनिस्टर है, कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एंड ऑल, ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है डिटेल में। ठीक है, अभी सिर्फ इसका क्या है, एक ओवरव्यू लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको फूड अथॉरिटी पढ़ना है और इसका ओवरव्यू लेना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, 5 सितंबर 2008 सेक्शन 4 के तहत FSSAI बना। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। ठीक है, ये पहले ही बता दिया गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, FSSAI की जरूरत क्या पड़ी, मतलब इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलप करना। क्या डेवलप करना? डेवलप करना साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड। क्या? ये लिखना है आपको, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड्स फॉर फूड and regulate and monitor, regulate and monitor what? Regulate and monitor manufacturing, processing, storage, distribution। ठीक है, कौन सी चीज का? फूड का। ठीक है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका, एंड सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड।
ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखने हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मतलब क्या होगा कि उसको आप याद कर पाओगे। ऐसे थ्योरी फॉर्मेट में लिखोगे ना तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एफएससीआई का काम क्या है, डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड, ठीक है। और रेगुलेट एंड मॉनिटर करना है। क्या रेगुलेट एंड मॉनिटर करना है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, स्टोरेज कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, सेल एंड इम्पोर्ट कैसे हो रहा है अनाज का, उस फूड का। ऑल्सो ऑल्सो इसका काम है, एफएससीआई का काम है कि ये इंश्योर करे, ठीक है, इंश्योर करे कि अवेलेबिलिटी हो, किस चीज की अवेलेबिलिटी हो, होलसम फूड की, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ, ठीक है, सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। स्पेलिंग का कुछ इधर उधर हो रहा है तो देख लेना। तो यहाँ पे इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारी एफएससीआई, इसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और टेक्निकल रोल भी संभालना है, ठीक है। चेंज द कलर। तो एफएससीआई एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम करना है इनका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज टेक्निकल रोल टू एग्जीक्यूट, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनको दो भी काम संभालने हैं, क्योंकि देखो ये एपिक्स बॉडी है, पूरे इंडिया में जितना भी फूड रिलेटेड बातें होती है ये सब कुछ जो है एफएससीआई हैंडल करेगा। तो इनको जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में एक इनका हेडक्वार्टर है और दिल्ली में ही एक ऑफिस है और पूरे इंडिया को ये हैंडल कर रहे हैं, नहीं। जब हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ेंगे या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इतना बड़ा इंडिया है, ये एक ऑफिस संभालना हो तो पॉसिबल नहीं है, एक ऑफिस को इतना सारा सब कुछ संभालना पॉसिबल नहीं है। तो हर स्टेज पे, हर स्टेट में एक्चुअली और हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक ऑफिस होता ही है। बट जो अपेक्स बॉडी है जिसके नाम के अंडर काम चलेगा, किसके नाम के अंडर काम चलेगा, एफएससीआई के अंडर जो है काम चलेगा। जैसे आप इंडिया में देखते हो कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, सब जो काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम के अंडर ही चलता है, प्रेसिडेंट का नाम होता है, बट सही काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, जो हमारा राजा है, ठीक है। हमारा राजा कौन है, राष्ट्रपति हमारा राजा है, बट उसके हाथ में उतना शासन है क्या, उसके हाथ में उतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, नहीं है। सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, सारे जो रूल रेगुलेशन वाले काम होते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। और प्रेसिडेंट जी को क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ साइन करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि पहले बिल बनता है, बिल के बाद वो लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर उस पर साइन होगी, फिर जो है प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड देन वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। तो एफएससीआई का काम है डेवलप करना, साइंस बेस्ड फूड रेगुलेट करना, किस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो और इसका काम है कि भाई अवेलेबल करके दे, क्या अवेलेबल करके दे, सेफ, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसे ना हो कि फूड तो अवेलेबल करके दे दिया बट वो सेफ नहीं हो तो अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो एफएससीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम है और टेक्निकल रोल है जो उन्हें एग्जीक्यूट करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब देखते हैं एफएससीआई का फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, एफएसएसएआई, ठीक है, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो देखो ये अपेक्स बॉडी है तो इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हाई लेवल पे जो इसके एफएससीआई के अंडर जो पोस्ट आते हैं, दो पोस्ट आते हैं, कौन से, एक होता है चेयरपर्सन और एक होता है सीईओ। तो पहले हम देखेंगे चेयरपर्सन। तो देखो सबसे पहले तो ये नोट डाउन करो, एक होता है चेयरपर्सन, ठीक है, एक होता है चेयरपर्सन और एक होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है एफएससीआई में, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो देखो जो हमारा चेयरपर्सन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनका अपॉइंटमेंट करता है।
ये पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कितने सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है? जो भी अपेक्स बॉडी है, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो भी हायर लेवल की पोस्ट होती है उसका एक कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन का जो है वो 3 साल के लिए इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, तो 2021 का पूछा जा सकता है क्या मैम? 2021 में कौन चेयरपर्सन है? 100% पूछा जाएगा। तो 2021 में चेयरपर्सन है मिस रीता तियोतिया। ठीक है, इनका सरनेम का प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मिस रीता तियोतिया बहुत ही होशियार लेडी है ये। इन्होंने इसके पहले जो है कॉमर्स, हमारा जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स वाला, उनको वहां पे इन्होंने सचिव का काम किया है, बहुत सालों तक सचिव का काम किया है इन्होंने। ठीक है, मिस रीटा टियोटिया, इनका इमेज भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। लेट मी जस्ट देखो, ये है मिस रीटा टियोटिया। ये कौन है? 2021 में चेयरपर्सन है एफएसएसएआई आई की। ठीक है, एफएसएसएआई की, ये आपको याद रखना है। ये हो गया। ठीक है, चेयरपर्सन है। अब चेयरपर्सन को असिस्ट करने के लिए क्या होता है? फूड अथॉरिटी होती है। क्या होता है? जो कि आज हम पढ़ेंगे। चेयरपर्सन को असिस्ट करने के लिए इनके अंडर होती है फूड अथॉरिटी। जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। ये 100% पूछा जाएगा कि भाई फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर्स होते हैं। डिटेल में फूड अथॉरिटी तो बहुत ही डिटेल में पूछा जाएगा विदाउट अ डाउट, बट आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हाल फिलहाल 2021 में, उनका नाम भी जान लीजिए। 2021 में हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एफएससीआई के, श्री अरुण सिंघल जी है। कौन है? श्री अरुण सिंघल जी। ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है। अच्छा, जो चेयरपर्सन होते हैं एफएससीआई के, इनको ना फूड साइंस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है या फिर इनका वर्क एक्सपीरियंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होना चाहिए और सेक्रेटरी के नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब सचिव लेवल के नीचे का इनका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बराबर है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको संभालना है और इतनी बड़ी पोस्ट पे आप अगर काम कर रहे हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हाई लेवल का चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, सीईओ होते हैं एक्चुअली, सीईओ हो गया हमारे नीति आयोग के, तो वो भी जैसे अमिताभ कांत जी, तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस में जो लोग होते हैं, तो इनको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठाए जाते लोग हैं, तो ये लोगों को बहुत ही डीप नॉलेज होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम किस तरह से हैंडल होते हैं। ठीक है, जो सीईओ होते हैं इनको असिस्ट करने के लिए 3 कमिटीज होती है। 3 कमिटी कौन सी? तो वन बाय वन इसको भी आपको लिखना है। तो इनको असिस्ट करने के लिए, सीईओ को असिस्ट करने के लिए एक होता है साइंटिफिक पैनल। क्या होता है? साइंटिफिक लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ। ओके, साइंटिफिक क्या होता है? एक होता है साइंटिफिक पैनल। अब इस साइंटिफिक पैनल्स कितने होते हैं? तो साइंटिफिक पैनल होते हैं 21। कितने हैं अभी फिलहाल? राइट नाउ साइंटिफिक पैनल जो है इंडिया में या फिर एफएससीआई में, राइट नाउ कितने पैनल है? 21 पैनल है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। मे बी इसको दूसरे कलर में मैं लिख दूंगी कि 21 जो है आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके, 21 कितने पैनल होते हैं अभी फिलहाल? राइट नाउ 2021 में 21 साइंटिफिक पैनल है। अच्छा, जो साइंटिफिक पैनल है वो किसी ना किसी सेक्शन में आते होंगे एफएसएसए एक्ट 2006 के। तो हाँ, एज पर द, ये लिखो, एज पर द सेक्शन 13 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, एज पर द सेक्शन 13 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।
कौन से? सेक्शन 13, सेक्शन 13 के तहत एक साइंटिफिक पैनल होना चाहिए जो कि असिस्ट करे, किसको? सीईओ को असिस्ट करे। और अभी हाल फिलहाल 2021 में कितने पैनल है? 21 ही पैनल है, साइंटिफिक पैनल है। आपको ये याद रखना है, साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। और कौन सी कमेटी होती है जो असिस्ट करती है सीईओ को? एक कमेटी होती है साइंटिफिक कमेटी। कौन सी कमेटी? साइंटिफिक साइंटिफिक कमिटी, ठीक है, साइंटिफिक कमिटी। ये जो है ये भी कौन से ना कौन से सेक्शन के तहत ही आती होगी एक्ट के? तो हाँ, ये सेक्शन 14 के तहत आती है। कौन से? सेक्शन 14। तो ये याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान बन गया आपको। सेक्शन 13 के तहत साइंटिफिक पैनल आता है और सेक्शन 14 के तहत क्या आता है? साइंटिफिक कमिटी आती है, एफएसएस एक्ट 2006 के, ठीक है। और एक कमिटी होती है, उसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। क्या नाम है? सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो आपने देखा कि जो मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है एफएससीआई का, जो फ्रेमवर्क है, जो एक मतलब जो अपेक्स बॉडी कौन सी है? एफएससीआई अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक चेयरपर्सन होना जरूरी है, एक सीईओ होना जरूरी है। हाल फिलहाल जो है चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, और सीईओ की भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। 3 साल का कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल का आज कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि सीईओ का कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए। ये फुल टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, तो ये फुल टाइम वर्क करेंगे, इनके रिटायरमेंट तक ये काम करते रहेंगे। जो भी इनका एज ऑफ रिटायरमेंट का जो भी एज दे रखा है उतने तक ये काम करेंगे, या फिर इनका मन नहीं तो ये रिजाइन भी कर सकते हैं। दूसरे आईएएस ऑफिसर यहाँ पे एज अ सीईओ काम करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो? तो ये जो है फुल टाइम, आप सीईओ का जो है ये फुल टाइम है, ठीक है, सीईओ जो है ये इनका फुल टाइम है। फिर से मैं इसका रिसर्च करूंगी, बट मुझे जहां तक पता है ये फुल टाइम ही है, ठीक है, मैंने जहां तक इनके पूरे आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं तो ये फुल टाइम होता है, ठीक है। तो श्री अरुण सिंघल जी, श्री अरुण सिंघल जी आईएएस ऑफिसर, ये जो है यहाँ पे सीईओ है एफएससीआई की। 3 साल का कार्यकाल यहाँ पे हो गया। 2021 में चेयरपर्सन कौन है एफएससीआई की? मिस रीता तियोतिया। और सीईओ तो मैंने बता दिया अभी। साइंटिफिक पैनल, अब जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं इनको असिस्ट करने के लिए क्या होते हैं? फूड अथॉरिटी होती है, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। और हमारे जो सीईओ है इनको असिस्ट करने के लिए साइंटिफिक पैनल होता है, साइंटिफिक कमेटी होती है और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है। तो ये हम कल के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फूड अथॉरिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फूड अथॉरिटी अच्छे से एक बॉक्स में बना लेती हूँ, ठीक है, फूड अथॉरिटी। अब फूड अथॉरिटी को डिटेल में क्यों पढ़ना जरूरी है और हमारे सिलेबस में फूड अथॉरिटी के बारे में इतने अच्छे से क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक है अपेक्स बॉडी। क्या है अपेक्स बॉडी? मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटी कहेंगे इसको, ठीक है, अपेक्स बॉडी है। इसको कौन अपॉइंट करता है? तो फूड अथॉरिटी के जो भी मेंबर होते हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही मोस्टली जितने मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और आगे जो मेंबर है मैं बताऊंगी। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट रब दिस, कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 मेंबर्स वर देयर, और 22 मेंबर्स का यहाँ पे लिखा गया है। ये 22 मेंबर में 100% मतलब लाइक कि वहां पे एटलीस्ट कहा गया है, एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो है, ठीक है, इसके 1/3 मेंबर क्या होने चाहिए? वुमन होने चाहिए, ठीक है। 1/3 मेंबर, एटलीस्ट 1/3 मतलब 1/3, 22 का 1/3 कितना हुआ? 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई एटलीस्ट ये पूरी जो कमेटी होगी यहाँ पे कितने वुमन होने चाहिए? 7 वुमन होने चाहिए इस पूरे कमेटी में या इस फूड अथॉरिटी में। अब ये जो 7 वुमन है, ये जो 7 महिलाएं हैं, ये क्या किसी भी डिपार्टमेंट से होने चाहिए? तो नहीं, ये वेरियस डिपार्टमेंट से तो होने चाहिए बट रिलीवेंट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? रिलीवेंट डिपार्टमेंट से होने चाहिए, जो कि फूड से रिलेटेड हो, रिलीवेंट ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 मेंबर लाने हैं, 7 महिलाएं मेंबर लानी है तो हम ऐसे करेंगे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से उठा ले, हम थोड़े से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से ला ले, हम थोड़े से जो है क्या कहेंगे उसको, होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वहां से ला ले, थोड़े से फॉरेन मिनिस्ट्री से ला ले। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि वेरियस बट रिलीवेंट मिनिस्टर्स,
ठीक है, वेरियस बट रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट सच एज यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो कि हमको लिखना जरूरी है। सच एज व्हाट, सच एज एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली अनाज तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है ना हमको। देन कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री से क्यों? कि अनाज बेचना भी तो है, तो कॉमर्स भी तो जानना जरूरी है। देन कंज्यूमर अफेयर्स, अब कंज्यूमर अफेयर्स पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो स्टेक होल्डर्स वाला पढ़ा था यहाँ पे काम आ रहा है। देन कहाँ से होने चाहिए? फूड प्रोसेसिंग से इनका वास्ता होना चाहिए, इनको नॉलेज होनी चाहिए, या फिर ये फूड मिनिस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करनी चाहिए। हेल्थ, ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कौन है? मिस प्रवीण पवार जी, ठीक है, वो मैंने डॉक्टर मिस प्रवीण पवार जी मैंने कल की क्लास में आपको उनके बारे में बता रखा है। देन है लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स। अब लेजिस्लेटिव, ये इनकी क्या जरूरत है? देखो अल्टीमेटली हमको कोई ना कोई कानून बनाना है, तो जो लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करने होने चाहिए। एंड वहां पे दिया गया है अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स में हमने पढ़ रखा था कि भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फार्मर, ठीक है, क्या? फार्मर। देन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस कौन सी इंटरप्राइजेस? जो कि फूड सर्विस देने का काम करती है, जैसे कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, तो ये स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में आता है। जिनको इस बारे में नॉलेज है वो यहाँ पे मेंबर बन सकती है। और कंज्यूमर बॉडीज, ठीक है, कंज्यूमर बॉडीज। तो देख लिया हमने कि भाई जो 22 मेंबर होते हैं उसमें एटलीस्ट कंपलसरी दिया गया है यहाँ पे कि एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो है वो वुमन होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 मेंबर मतलब 7 वुमन तो होना जरूरी है, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट 7 होना जरूरी है, जो कि वेरियस रिलीवेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से बिलोंग करने चाहिए, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, अदर स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स फार्मर से ही स्टार्ट होंगे, फार्मर हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर बॉडीज, ठीक है। तो ये 22 मेंबर्स, इसमें 7 मेंबर की बात हो गई। अब आगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मोस्टली जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 7 मेंबर। इसमें जो 7 मेंबर होते हैं, ठीक है, मतलब जो 15 मेंबर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। जो 15 मेंबर है उनका अपॉइंटमेंट, ऑलमोस्ट 15 मेंबर का अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बट यहाँ पे एक 7 मेंबर होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये नोट डाउन करना जरूरी है। ये जो 7 मेंबर है ये क्या है? ये है एक्स ऑफिशियो ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या है मैडम? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब होता है इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, तो इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है कि भाई तुम फूड अथॉरिटी के लिए भी काम करो। अतिरिक्त कार्यभार या फिर कहेंगे एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा वेरियस डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आपने बस असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट का ही काम करने लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जूनियर असिस्टेंट की वहां पे जगह खाली है तो आपको एक्स ऑफिसो मेंबर बना दिया जाएगा, उसकी पगार भी नहीं मिलेगी बट आपको उसका काम करना पड़ेगा। हु आर सेलेक्टेड बाय, अब इनको कौन सेलेक्ट करता है? ये 7 मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट है ना। दिस मेंबर्स हु आर selected by, एक कमिटी होती है सिलेक्शन कमिटी, who are selected by सिलेक्शन कमिटी। अब ये सिलेक्शन कमिटी जो है वो पहले से ही सेक्शन 6 ऑफ FSSA एक्ट 2006 में बताया गया है। who are selected by सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, सिलेक्शन कमिटी। ये आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी काइंड ऑफ फैक्चुअल है बट इंटरेस्टिंग है। अंडर FSS Act
2006 सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन कौन सा है इसमें, सेक्शन एज पर द सेक्शन 6। तो ये यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट था कि भाई 7 मेंबर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई सेक्शन 6 के तहत 2006 एफएसएसए एक्ट में एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जो ऐसे 7 एक्स्ट्रा जो एडिशनल चार्ज देने का काम करती है 7 मेंबर्स को। तो समझ में आ गया कि फूड अथॉरिटी जो है ये 22 मेंबर से बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फूड अथॉरिटी जो है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर है, 22 मेंबर है, जिसमें 1/3 मेंबर कौन होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है इसको एक्चुअली अपॉइंट करता है। बट इसमें 7 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि 7 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि एक अलग कमिटी बैठती है जिसके लिए सिलेक्शन कमिटी बैठती है, कौन से एक्ट के तहत या फिर कौन से सेक्शन के तहत, तो सेक्शन नंबर 6 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, ठीक है, एफएसएस एक्ट 2006। ओके मैम, ये सब कुछ तो ठीक है, बट ऐसा है क्या कि जैसे हमारी नीति आयोग की कमेटी है या फिर हमारे लोकसभा, राज्यसभा, या फिर हमारी जो एमपीसी कमेटी, आपको पता होगा कि आरबीआई की एक होती है एमपीसी कमेटी। एमपीसी कमेटी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका 4 बार साल में 4 बार सिटिंग होना जरूरी होता है। क्या ऐसा है कि फूड अथॉरिटी की जो सिटिंग है वो कंपलसरी की गई है कि भाई इतने इतने साल में आपका इतना इतना सिटिंग होना ही चाहिए? तो एज सच ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, ठीक है, इनकी सिटिंग की कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। बट जो हमारी फूड अथॉरिटी होती है, इनका जो मीटिंग होती है, ठीक है, जो इनकी मीट होती है वो प्योरली बेस होती है चेयरपर्सन के बुलाने पर, ठीक है, एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ हुम, डायरेक्टिव्स ऑफ व्हाट, डायरेक्टिव्स ऑफ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ने अगर आपको बुला लिया है कि भैया आज मीटिंग है, या फिर उनका मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह आ गया उनके ऑफिस की तरफ से आपको, तो आपको जाना पड़ेगा। और ये जो मीटिंग होती है ये डिसाइड करने के लिए मीटिंग होती है कि भाई जो भी आपके सामने सवाल है, आपके सामने जो मसला है, आपके सामने जो प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करें। डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस, ठीक है, कमिंग अप क्वेश्चंस कमिंग अप बिफोर का मतलब होता है आपके सामने, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बिफोर कोर्ट का मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई कोर्ट के पहले, नहीं नहीं, बिफोर कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट के सामने आपको जाना है, ठीक है। बिफोर एनी बिफोर एनी मीटिंग, ठीक है, बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड टेक्स डिसीजन। अब जो ये डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ये टेक्स डिसीजन, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये लिए जाते हैं बाय मेजोरिटी। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी की बेसिस पे यहाँ पे जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फूड अथॉरिटी का आज सच कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि भाई आपकी इतनी इतनी मीटिंग होना जरूरी है। हाँ, बट यहाँ पे ये है कि जो फूड अथॉरिटी की जो मीटिंग होगी वो चेयरपर्सन बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, और किस लिए बुलाएंगे, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, मसले है, वो सॉल्व करने के बुलाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कौन से बेसिस पे किए जाएंगे, मेजोरिटी बेसिस पे किए जाएंगे। ओके मैम, आपकी बात तो सही है, 22 मेंबर है, मेजोरिटी होगी मतलब वोट होंगे, है ना। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे मीटिंग बैठी है और मीटिंग में क्वेश्चन ये है कि हमें एफएसएसआई का लोगो चेंज करना है। बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि हमको जो है एफएसएसआई का लोगो चेंज करना है, ठीक है, लोगो चेंज करना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लोगो जो है पुराना वाला ही रखते हैं, ओल्ड वन ही रखते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यू वन लेकर आना है। जो इस कुछ लोग में 11 लोग कह रहे हैं कि ओल्ड रखते हैं और 11 लोग कह रहे हैं कि न्यू रखते हैं। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई, यहाँ पे तो सिचुएशन आ गई टाई की। कौन सी ये सिचुएशन, इसको कहते हैं टाई वोट, ठीक है, टाई वोट। तो यहाँ पे अब ये सिचुएशन आ गई, तो अब यहाँ पे ये मेजोरिटी वाली चीज चलेगी क्या, नहीं चलेगी, क्योंकि 11 लोग कहाँ जा रहे हैं, 11 लोग कह रहे कि नहीं हम पुराना ही लोगो रखेंगे, और 11 लोग कह रहे कि हम नया जो है लोगो रखेंगे। यहाँ पे काम किसका आएगा, फिर यहाँ पे काम आते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। यहाँ पे जो ये टाई वोट, या इसको टाई ब्रेकर भी कह सकते हैं, जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं इनके पास होता है कास्टिंग वोट। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग इसे लिखते हैं इंक से, कास्टिंग वोट,
क्या होता है? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? जब इस तरह की टाई सिचुएशन होती है तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कास्टिंग वोट। ये कहेगा, अगर इन्होंने कहा कि नहीं हम ओल्ड वन ही रखेंगे तो फिर लोगो जो होगा वो ओल्ड वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस वोट मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। या फिर इन्होंने कहा कि नहीं मैं न्यू वन को साथ देता हूँ, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे? 12 वोट हो जाएंगे। तो समझ रहे हो कि जो हमारे चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन है, इनको कास्टिंग वोट का एक अधिकार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। आपको वैसे पता भी होगा कि जो हमारी एमपीसी कमेटी बैठती है, ठीक है, जो हमारी एमपीसी कमेटी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठती है आरबीआई की, इसमें भी जो गवर्नर होते हैं उनको एक कास्टिंग वोट का एक अधिकार होता है। जहाँ पे टाई ब्रेकर जैसी सिचुएशन है या फिर टाई हो रहा है कि भाई 3 मेंबर कह रहे कि नहीं हम ये करेंगे, 3 मेंबर कह रहे कि हम ये करेंगे, और 6 मेंबर की कमेटी है, तो जो 7वां वोट होता है, जो एक्स्ट्रा वोट होता है, इसको एक्स्ट्रा वोट भी कह सकते हैं, वो होता है गवर्नर के पास एमपीसी में। और यहाँ पे किसके पास है? ये है चेयरपर्सन के पास, ठीक है। अब ठीक है मैम, चेयरपर्सन ही सब कुछ काम करता है, तो सीईओ का क्या मतलब है? तो देखो, सीईओ जो होता है ये एफएससीआई के लिए मेंबर होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है फूड अथॉरिटी का। क्या होता है? यहाँ पे नोट डाउन करो, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, ये बहुत ही टंग ट्विस्टर है ना, एफएसएसएआई मेंबर, ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फूड अथॉरिटी। ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फूड अथॉरिटी। मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फूड अथॉरिटी मतलब मैडम, इसका मतलब है कि ये बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट ये जो है हैंडल करते हैं या फिर होल्ड करते हैं। सचिव, सदस्य सचिव होते हैं, ये क्या होते हैं? फूड अथॉरिटी के सदस्य सचिव होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे ये प्लीज लिख लेना, ये क्या होते हैं? सदस्य सचिव होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। अरे एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस, बार बार गलत हो रहा है। सदस्य सचिव, सदस्य सचिव होते फूड अथॉरिटी के, कौन होते हैं? सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, और इनके पास ये पावर होता है, ठीक है, ये इनकी पावर होती है। जो हमारी फूड अथॉरिटी होती है, इसको असिस्ट करने के लिए साइंटिफिक कमिटी होती है, वेरियस साइंटिफिक पैनल होते हैं। अब ये साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल कहाँ से आए? जो कि हमारे सीईओ के अंडर जो काम कर रहे हैं ना, ये जो देखो, ये जो होते हैं, ये जो हमारे सीईओ के अंडर काम कर रहे हैं ना, 21 साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, तो ये जो है, ये लोग असिस्ट किसको करते हैं? ये असिस्ट करते हैं फूड अथॉरिटी को। इनका काम होता है असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना? असिस्टेड फूड अथॉरिटी। तो ये ऐसे ही आपने जो है इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसका ग्राफ बनाना है, और जो ये लोग असिस्ट करेंगे, और इन्हीं के कोऑर्डिनेशन में विद इन्फोर्समेंट एजेंसी फूड अथॉरिटी जो है बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में काम करता है। तो आज जो है हमने फूड अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा कंप्लीट वे में देख लिया है, इससे अब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटेड। अगर क्वेश्चन बाहर जाता भी है तो फिर वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं बनेगा, ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगी, क्योंकि देखो मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स है ना यहाँ पे सब कुछ जो है लिख कर दे दिया है आपको, सब कुछ एक्चुअली समझा दिया है, और मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी समझा दिया, मतलब एक छोटी सी रफ डायग्राम ड्रॉ करके भी समझा दिया है, एंड एक डिटेल फॉर्मेट भी समझा दिया है। तो आपने इसको इसी तरह से आपके नोट्स में लिखना है। इससे क्या होगा, रिवीजन करते समय आपको अच्छा जितना बर्डन नहीं लगेगा। अगर आप नोट्स फॉर्मेट में लिखते जाओगे, मतलब जिस लाइक पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करना। जितने भी क्लासेस आपने अभी तक कर रखे, 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है मेरी, रिवीजन कर लेना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा जीके का पीडीएफ परचेस नहीं किया है, परचेस कर लो अभी प्लीज़। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अगर आप जो हमारा जीके पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप जो है मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे ना मॉडर्न इंडिया लगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने देख रखा है, तो मॉडर्न इंडिया पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो मॉडर्न इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। मिडिवल इंडिया तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज जो पढ़ा रखा है उसको प्लीज़, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखना। वैसे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, लेकिन नहीं आता है तो एक बार देख लेना।
एंड नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।